क्या योगी आदित्यनाथ 2027 में फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी? ये सवाल जरूर आपके दिमाग में कौन रहा होगा अगर आप जरा सा भी पॉलिटिक्स को पसंद करते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, तो ये सवाल आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा। ये ठीक है, बात अलग है कि 2027 में चुनाव होना है, अभी कई महीने बाकी हैं। बावजूद इसके आपके दिमाग में एक एनालिसिस तो चल ही रहा होगा कि अगली बार सत्ता में कौन आएगा, समाजवादी पार्टी आएगी, बसपा आएगी या बीजेपी आएगी। तो चलिए आज इसी का एनालिसिस करते हैं कि किसकी संभावना कितने फीसदी है, इसका आकलन किया जाए, कौन कितनी सीटें जीत सकता है। अगर अभी चुनाव हो जाए तो क्या स्थिति है, ये देखा जाए कि किसकी कितनी ताकत है और कौन कितना परफॉर्म करता है, तो क्या समीकरण बनाता है, तो क्या रिजल्ट आएंगे। इसमें हम लोग इसको एनालिसिस करके कुछ फैक्टर्स के आधार पे, कुछ परिस्थितियों के आधार पे जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस एनालिसिस को। हालांकि इसमें मैं आज की तत्कालिक जो परिस्थितियां हैं, जिस तरीके से अभी आंदोलन हुआ है जनजी का, उसके बाद कुछ समीकरण बदले हैं और अभी जो सामने परिस्थितियां दिख रही हैं, जो समीकरण दिख रहे हैं, उसके आधार पे और कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं, जो 6-7 फैक्टर्स ऐसे हैं, उसके आधार पर मैं आकलन करूंगा, एनालिसिस करूंगा। और आप भी अगर कुछ एनालिसिस कर रहे हैं, कुछ आप जो सोच रहे हो, आपका जो मत हो, एनालिसिस हो, आकलन हो, तो आप भी बताइए कमेंट करके कि क्या आप सोचते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप भी बेहतरीन एनालिसिस करते हैं। आप जो सोचते हैं आप वो काफी हद तक अच्छा होता है, कारगर होता है। तो आप भी अपना आकलन जरूर कमेंट में बताइए किस तरीके से। और जो मैं आकलन कर रहा हूं वो आज के हालात को देखते हुए, आज क्या परिस्थितियां हैं, उनके आधार पर मैं ये आकलन कर रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि बीजेपी की स्थिति क्या है, अभी किस स्थिति में है बीजेपी। तो बीजेपी में जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है योगी आदित्यनाथ की व्यक्तिगत जो लोकप्रियता है। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि मुख्यमंत्री की लोकप्रियता ठीक ठाक है, अच्छी है, लोगों में बहुत पसंद किए जाते हैं। ये एक उनकी बड़ी ताकत है। दूसरी बात जो है कि लॉ एंड ऑर्डर के उस पर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इन मुद्दों को बीजेपी फ्रंट फुट पे खेलेगी। मेरा मानना है कि इनको मुद्दा बनाएगी, प्रमुख मुद्दे रहेंगे ये। तीसरी बात जो है कि जो गैर यादव ओबीसी है और जो गैर जाटो दलित है, ये बड़ा वोट बैंक है और माना ऐसा जाता है कि ये इसका बड़ा हिस्सा, ठीक ठाक हिस्सा जो है बीजेपी को वोट करता है। तो ये बीजेपी के साथ अभी भी बना हुआ है, ये अभी आज के हिसाब से माना जाता है। और जो चौथा बड़ा फैक्टर है वो है कि बीजेपी जो है हमेशा चुनावी मूड में रहती है, तो संगठन इनका जो है मजबूत है। बूथ मैनेजमेंट के ये बड़े खिलाड़ी हैं, तो बूथ मैनेजमेंट दूसरी पार्टियों के मुकाबले अपेक्षाकृत इनका ज्यादा मजबूत है, ये इनकी स्ट्रेंथ है। अब समाजवादी पार्टी की स्ट्रेंथ देख ली जाए तो अखिलेश यादव निश्चित तौर पर बहुत पॉपुलर हैं, लोकप्रिय नेता हैं और बीजेपी को वही चुनौती देने की स्थिति में फिलहाल तो उत्तर प्रदेश में है और कोई भी दूर दूर तक नहीं है जो चुनौती दे सके। समाजवादी पार्टी लेकिन अगर सिर्फ ये सोचे कि वो यादव मुस्लिम समीकरण से चुनाव जीत लेगी तो फिर बात बनेगी नहीं। काफी मेहनत करने के बाद भी इस समीकरण से तो जीत हासिल होती मुझे नहीं दिखती। आप क्या सोचते हैं जरूर बताइए कमेंट करके। आपको क्या लगता है कि केवल जो है मुसलमान और यादव एम समीकरण से क्या अखिलेश यादव सत्ता में वापसी कर पाएंगे? जरूर बताइए मुझे आप क्या सोचते हैं। और एक फैक्टर जो है वो ये है कि जो ओबीसी जातियां हैं, जैसे कि कुर्मी, राजभर, निषाद, लोध, पासी और अन्य तमाम जो अच्छा ठीक ठाक प्रभाव रखती हैं ओबीसी जातियां, इनमें अगर जो उल्लेखनीय सेंध लगा लें, मतलब ठीक ठाक अच्छी सेंध जिसको कहा जाता है ना, अगर अखिलेश यादव लगा लें तो फिर माना जा सकता है कि मुकाबला जो है बेहद करीबी हो सकता है और सत्ता में वापसी भी हो सकती है। ये जो ओबीसी चंक है, ये जातियां हैं जो बड़ा प्रभाव रखती हैं, इनमें इनको ठीक ठाक
अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी, सेंध लगानी पड़ेगी। अब चलिए एक पार्टी बहन जी की, यानी कि बहन मायावती की पार्टी बीएसपी का क्या स्थिति है, और छोटी पार्टियां हैं अपना दल वगैरह, इनकी क्या स्थिति है। तो देखिए बसपा जो है फिलहाल ऐसी पोजीशन में नहीं है कि वो बीजेपी को चुनौती दे सके, लेकिन इस पोजीशन में जरूर है कि वो वोट काट सकती है। और इसमें मेरा मानना यह है कि अगर बीएसपी जो वोट काटेगी तो ज्यादातर जो नुकसान करेगी वो समाजवादी पार्टी को करेगी। दूसरी बड़ी जो बात है, छोटी पार्टियां जो हैं वो अगर जिधर जाएंगी, जिस गठबंधन में जाएंगे, उस गठबंधन को फायदा देंगी। एक जो है पार्टी है एआईएमआईएम। ये एआईएमआईएम जो है ये बड़ा ताल ठोकते रहते हैं इसके नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो इन्होंने तो ओपनली एक ऑफर भी दिया है समाजवादी पार्टी को कि आप हमारे साथ गठबंधन कर लीजिए। तो ये भी एक बड़ा जो है समीकरण उलटफेर करने की स्थिति वाली बात हो सकती है क्या, ये भी देखने वाली बात होगी। तो मोटे तौर पर ये स्थिति है अभी की। अब चुनाव काफी बाद में, कई महीने हैं अभी, लेकिन ये अभी की स्थिति ये है। अब इसमें 7 बड़े फैक्टर मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, वो 7 फैक्टर्स पे हम लोग चलिए चर्चा कर लेते हैं, देखते हैं क्या कुछ है। और आप भी बताइए, आपके पास कुछ ऐसे तर्क हो तो आप भी कमेंट में लिखिए कि क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो सकता है। तो देखिए मैं जो सोचता हूं, मेरे हिसाब से एक पहला तो है कि युवा वोटर जो है वो बहुत मायने रखेगा। अभी आपने देखा जेनजी का आंदोलन हुआ है जनपथ में, जंतर मंतर पर, और सरकार को झुकना पड़ा, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। ये जेनजी की, युवाओं की ताकत थी। सिर्फ इसमें जेनजी नहीं था, ये भी समझिए, इसमें जेन एक्स भी था, जेन वाई भी था और जेन जी भी था। सो ये एक संयुक्त आंदोलन था। मैंने तो वहां खुद देखा है, ग्राउंड पर देखा है। तो सिर्फ जेनजी का आंदोलन नहीं था ये। जेनजी तो पॉपुलर हुआ क्योंकि उन्होंने रील्स बनाई, लेकिन ये जेन एक्स और जेन वाई का अगर सपोर्ट नहीं होता तो इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता। तो मेरा मानना है कि ये जो युवा वोटर है ये एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जिस तरीके से पेपर लीक वगैरह ये सब होता है, ये बड़ा मुद्दा है। दूसरा रोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट, और आंदोलन ही इसीलिए बड़ा हो पाया क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। तो ये बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को जो सरकार में है या जो विपक्ष है, जो भी कन्विंस कर ले गया, उसका वो जो है दिशा बदलने वाली बात हो जाएगी इसमें। तो ये जो बहुत बड़ी राजनीतिक प्रभाव डालने वाली घटना होगी, मुद्दा होगा, फैक्टर होगा। दूसरा, जातीय समीकरण। अब उत्तर प्रदेश का चुनाव है और यहां पर सोशल इंजीनियरिंग ना हो, सोशल इंजीनियरिंग मतलब जाति समीकरण ना बने, तो यहाँ की राजनीति हो ही नहीं सकती। यहाँ की राजनीति का ये सत्य है कि यहाँ पर एक तो बहुत बड़ा प्रदेश है, हर एक पॉकेट में अलग अलग प्रभावशाली जातियां हैं, उनके स्थानीय नेता पॉपुलर हैं। तो जो पार्टी से हट के लोग जो है वोट करते हैं अपने नेता के लिए। तो ये राजनीतिक तौर पर बड़ी पार्टियों के लिए मजबूरी भी है और ये सच्चाई भी है उत्तर प्रदेश की। तो ये समीकरण सामाजिक संगठनों का जो है, जिधर जाएगा ज्यादा मजबूती के साथ, जो सोशल इंजीनियरिंग बढ़िया कर ले जाएगा, उसी का पलड़ा भारी रहेगा। तीसरा फैक्टर जो मैं देख रहा हूं कि महिलाओं का जो वोट है वो बहुत डिसाइडिंग हो रहा है। साइलेंट वोटर्स हैं ये महिलाएं, और ये एक तरफा कई बार वोट करती हैं, पता नहीं चलता। और महिलाओं को जो प्रभावित करने वाली चीजें हैं, जैसे राशन है मुफ्त में मिलना, उज्ज्वला गैस जो सिलेंडर मिलता है, आवास मिल जाती, गरीब आबादी को जो आवास मिले हैं, बहुत सारी और पेंशन स्कीमें हैं, तमाम महिलाओं के लिए जो तमाम रोजगार वाली स्कीमें हैं, ये बड़ा प्रभाव डालती हैं। तो ये एक महिला का फैक्टर, एक बड़ा फैक्टर मैं मानता हूं। चौथा, हिंदुत्व बनाम सामाजिक न्याय। हिंदुत्व को पकड़ के बीजेपी चल रही है और सॉफ्ट हिंदुत्व और सामाजिक न्याय की बात अखिलेश यादव और छोटे तमाम दल करते हैं। ये भी बड़ा मुद्दा है, ये चुनावी नैरेटिव सेट करेगा। तो ये चुनावी नैरेटिव जिधर जाएगा, जिस तरफ बैठेगा, निर्णायक होगा, ये बड़ा मुद्दा होगा। और
पांचवा फैक्टर जो मुझे लगता है वो है एकजुटता विपक्ष की। अगर विपक्ष एकजुट हुआ, और कितने मन से एकजुट हुआ इस पे डिपेंड करेगा। ऊपर से अगर दिख रहा है कि एकजुट है, अंदर बिखरा हुआ है, तो भी कुछ बात नहीं बनेगी और इसका लाभ बीजेपी को सीधे तौर पर मिलेगा। छठी बात जो है, छठा जो फैक्टर है वो है लोकल कैंडिडेट। जो उम्मीदवार होता है उसका अपना प्रभाव है, उसका अपना गणित है, सोशल इंजीनियरिंग है उसकी अपनी, उसके अपनी छवि है। ये बड़ा विधायकी के चुनाव में बड़ा फैक्टर रहता है। ये पार्टी चेंज कर लेता है, नेता पॉपुलर होता है, वो दूसरी पार्टी में जीत जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा। और 100 सीटें ऐसी हैं उत्तर प्रदेश में जिसपे कि उम्मीदवारों की अपनी लोकप्रियता, अपनी छवि बहुत बड़ा कारण बनती है उनके जीतने और हारने पर। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकार बनाने बिगाड़ने में 100 विधायक कम नहीं है नंबर, बहुत बड़ा नंबर है ये। और तमाम पार्टियों के अंदर है ये सब, एक पार्टी में नहीं है कि 100 विधायक एक ही पार्टी है, तमाम अलग अलग पार्टियों में ये 100 सीटें ऐसी हैं जो इस तरीके की चीजें हो जाती हैं। सातवां जो है मुद्दा, और बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, आर्थिक और किसान मुद्दे, है ना। आर्थिक मतलब कि नौकरी, बेरोजगारी, महंगाई, ये सारे मुद्दे जो हैं, खेती बाड़ी वाले जो मुद्दे हैं, किसानों के फसल के जो सही रेट मिलना, है ना, खाद वगैरह मिल रही है कि नहीं, स्थानीय स्तर पर कितना डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ, सड़कें बनी कि नहीं, खरंजे बने कि नहीं, गांव के लाइटें ठीक हुई कि नहीं हुई, पानी आ रहा है कि नहीं सिंचाई के लिए, ये जो स्थानीय मुद्दे हैं ये भी फर्क डालते हैं। इनको जो एड्रेस कर लिया जाएगा वो भी एक फैक्टर होगा उसकी तरफ, जीत की तरफ बढ़ने का। तो ये 7 फैक्टर मैंने आइडेंटिफाई किया। अब आपने कौन कौन से फैक्टर आइडेंटिफाई किए हैं वो बताइए जरा कमेंट में लिख के। आप क्या सोचते हैं, इनसे एग्री करते हैं इन मुद्दों से या डिसएग्री करते हैं, या कोई और आपके दिमाग में आ रहा है कि कोई और मुद्दा भी है जो बड़ा रोल प्ले कर सकता है, वो हमें लिख के बताइए। तो मेरे तो ये 7 मुद्दे हैं जो मैं सोच रहा हूं। तो आज अगर चुनाव हो जाए तो ये मुद्दे मेरे हिसाब से काम करेंगे। और कितने फीसदी कौन सी पार्टी जीतेगी आज अगर चुनाव हो जाते हैं, क्या सोचते हो आप, बताओ जरा। मेरे जो दिमाग में है, जो मेरा एनालिसिस कहता है, वो मेरे हिसाब से तो 55% मुझे लग रहा है कि अभी एनडीए बीजेपी जीत सकती है, सत्ता में आ सकती है, और 40% समाजवादी पार्टी सत्ता में आ सकती है। ये मेरा अनुमान है इन तमाम आज के हालातों को देखते हुए, तमाम फैक्टर्स को। अब इनको अगर सीटों पे देखा जाए, सीट कितनी मिलेंगी, तो मेरा मानना है कि 220 से 270 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं, बीजेपी और उसके गठबंधन सहयोगियों को मिला करके। और समाजवादी पार्टी और उसके जो गठबंधन है वो 120 से 170 सीटों तक जा सकते हैं। और बीएसपी को जो है 10 से 30 सीटें मिल सकती हैं। ये मेरा आज के हिसाब से आकलन है। आप क्या सोचते हो वो आप मुझे बताइए, लेकिन मेरा जो मानना है वो तो आकलन इसी तरीके का है आज के हिसाब से। अब चूंकि हालात ऐसे हैं जिनको देखते हुए अभी, लेकिन राजनीति में बहुत तेजी से हालात बदलते भी हैं। सामाजिक समीकरण कब कौन बदल जाए, कौन सी छोटा दल किसके साथ मिल जाए और एकदम से चेंज हो जाती है, 20-25 सीटों पे फर्क पड़ जाता है उसका, और उसका मैसेज बहुत जाता है। तो ये भी एक होता है कि चुनाव के समय में बड़ा दल बदल भी होते हैं, बड़े एक दूसरे का सहयोग भी होता है, एक दूसरे के दल के साथ अलायंस भी बनते हैं, तो ये सब कुछ होता है। और कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो 1-2 महीने पहले बड़ी तेजी से सीन में आ जाते हैं और फिर वो बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो जाते हैं, तो ये भी हो सकता है। जैसे अभी जनजी का आंदोलन हो गया, किसने सोचा था ये आंदोलन हो जाएगा, इतना बड़ा आंदोलन हो जाएगा, लेकिन हो गया। तो ये भी कुछ ट्रिगरिंग पॉइंट होते हैं, कुछ मुद्दे होते हैं, ये भी हो सकता है, तस्वीर बदल सकती है। तो ये आज अभी तक का तो ये आकलन है, लेकिन मैं मानता हूं कि ये एक बड़ा सवाल नहीं है, ये असली सवाल नहीं है कि कौन जीतेगा ना, ये कौन जीतेगा ये सवाल बड़ा नहीं है, बल्कि असली सवाल तो ये है कि बीजेपी हार सकती है तो किन परिस्थितियों में। आप सोचिए कि जीतना बड़ा मुद्दा नहीं है, अभी हारेगी बीजेपी तो किन मुद्दों पे हारेगी, किन परिस्थितियों पे हारेगी, ये बड़ा मुद्दा है, ये असली सवाल है। और मैं इसका विश्लेषण करूंगा अगले वीडियो में, तो अगला वीडियो आप जरूर देखिएगा और आप अपनी राय
हमें जरूर बताइएगा इस वीडियो के बारे में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, और इस पे आप कमेंट यानी अपनी राय जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी राय बहुत मायने रखती है। और मैं कुछ लोगों की राय अगले वीडियो में जरूर उद्धृत करूंगा, अगर आप ठीक संसदीय भाषा में अपनी राय लिखते हैं तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।